इससे पहले कि हम ये जानें कि कब्ज़ से आपको कैसे बचना है, आपको ये समझना है कि कब्ज़ बोलते किसे हैं। कभी-कभी हम किसी दूसरी बीमारी को कब्ज़ का नाम दे देते हैं और वैसे ही परेशान होते हैं। तो मेडिकल भाषा को अगर साधारण शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, तो जब आप हफ्ते में 3 बार से कम स्टूल पास करते हैं या बहुत हार्ड स्टूल होता है या फिर स्टूल पास होने के बाद भी आप ये फ़ील करते हैं कि आप अभी तक पूरा क्लियर नहीं हो पाए हैं, पेट हल्का नहीं हो पाया है, तो उस कंडीशन को कब्ज़ कहा जाता है। हमारी इंडियन पॉपुलेशन में कब्ज़ होने के जो मुख्य कारण हैं, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है फाइबर की कमी का होना, जिसमें हम चावल और रोटी ज़्यादा खाते हैं पर सब्जी या फिर सलाद का सेवन कम करते हैं, इससे बॉडी में फाइबर्स की कमी होती है। उसके अलावा पानी की कमी का होना, एक्सरसाइज का कम करना या फिर बॉडी में स्ट्रेस लेवल का ज़्यादा होना और हमारी लाइफस्टाइल का इर्रेगुलर होना, जैसे कि किसी भी समय पे खाना या फिर किसी भी समय पे शौच जाना। इससे हमारी बॉडी में हमारी गट्स का एक रेगुलर इंटरवल या एक नॉर्मल फिजियोलॉजी सेट नहीं हो पाती है और जो कब्ज़ का रूप ले लेती है। कभी-कभी आपको थायराइड की बीमारी या फिर डायबिटीज़ की बीमारी भी जब अनरेगुलेटेड होती है, उससे भी आंतों की मूवमेंट कम हो जाती है और वो कब्ज़ का रूप ले लेती है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें 5 चीज़ों पे ध्यान देना है। खान-पान, एक्सरसाइज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड मेडिकेशंस। तो खान-पान सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। हम क्या खाते हैं उस पे ही हमारा 70-80% डिपेंड करता है कि हमें कब्ज़ होगा या नहीं होगा। इसके लिए हमें रोज़ उठ के कम से कम 1 से 2 गिलास गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। उसके अलावा हमें गेहूँ, चावल या मैदा आदि चीज़ों को कम खाना चाहिए और ऐसे भोजन जिसमें फाइबर्स की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कि बाजरा, जवार या ओट्स, उसको ज़्यादा खाना चाहिए और हमें पानी का सेवन अच्छी मात्रा में करना चाहिए। उसके बाद हमें हर खाने में सलाद और सब्जी को भी भरपूर मात्रा में खाना चाहिए। ऐसा लेने से फाइबर्स का इंटेक बराबर रहता है और मेजॉरिटी पार्ट कब्ज़ का ट्रीट हो जाता है। दूसरा, एक्सरसाइज करना। हमें मिनिमम 20 से 30 मिनट डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसमें ब्रिस्क वॉकिंग और योगा सबसे इंपॉर्टेंट है। योगा में भी हमें कपालभाति, प्राणायाम, लोम विलोम करने से कॉन्स्टिपेशन को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आज की यंग जनरेशन में हमारा जिस तरीके का लाइफस्टाइल है, स्ट्रेस का रोल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे इंटेस्टाइन का मूवमेंट स्लो होता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इसके लिए हमें स्ट्रेस को कम करने पे फोकस करना चाहिए, जिसके लिए हम मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। चौथा, लाइफस्टाइल रेगुलराइजेशन। जब हम किसी भी समय में खाते पीते हैं और किसी भी समय में स्टूल पास करने जाते हैं, तब उससे हमारी बॉडी को, हमारे इंटेस्टाइन को कंफ्यूजन हो जाता है कि उसे कब स्टूल पास करना है। ऐसा करने से भी कब्ज होता है। इसके लिए हमें खाने पीने का और स्टूल पास करने के टाइम को फिक्स करना है, ताकि इससे कब्ज को कम करने में हमें मदद मिल पाए। पांचवा, मेडिकेशंस। इसमें हमें कुछ लग्जेटिव्स, स्टूल सॉफ्टनर और बहुत सी प्रकार की आयुर्वेदिक और एलोपैथिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं, जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे हमें शौच करने में, कब्ज को इम्प्रूव करने में मदद मिले। पर ऐसा आप हमेशा अपने डॉक्टर के सुपरविजन में ही करें, क्योंकि कोई भी दवाई जब आप लेते हैं उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। उसको समय रहते उसको आइडेंटिफाई करके उसको ट्रीट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कोई भी दवाई अपनी मर्जी से ना लें। तो दोस्तों, इस पूरी बात को अगर हम समराइज करें, तो जब आपको कब्ज 2-3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया है या फिर उसके साथ में आपको दर्द होना या ब्लीडिंग आने की समस्या आ रही है, तो आपको अपने गैस्ट्रो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। ये सारे नुस्खे जब काम नहीं कर रहे हैं, तो मेडिकेशन की मदद जब आप लेना चाहते हैं, तो वो हमेशा सुपरविज़न में लेनी है और अपनी बीमारी को इतना डिले नहीं करना है इलाज के लिए कि वो इलाज करना कॉम्प्लिकेटेड हो जाए। दिस इज़ डॉक्टर आशीष कुमार बंसल। स्टे हेल्दी, स्टे फिट।